गुड आफ्टरनून बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटेक्शनिज्म एंड फ्री ट्रेड के बारे में पढ़ रहे थे, और फिर उसके बाद हमने विदेशी विनिमय बाज़ार और विनिमय दर भी शुरू कर दिया था। तो आज हम विदेशी विनिमय बाज़ार और विनिमय दर के कॉन्सेप्ट पे ही चलेंगे, उसी के कॉन्सेप्ट्स को आगे समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि विदेशी विनिमय बाज़ार और विनिमय दर, जो कि जैसे हमने अभी तक की उसमें हमने विनिमय दर के निर्धारण के बारे में जो चर्चा की, और जिसके अंतर्गत हमने विनिमय दर के निर्धारण से संबंधित मुख्य सिद्धांत जैसे स्वर्णमान के अधीन विनिमय दर निर्धारण, टकसाली या टंक समता सिद्धांत, ये सब हमने करे थे। फिर इसके बाद हमने कहा था कि इस सत्र में हम मतलब इन्हीं चीज़ों के बारे में, जब हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम ये क्या पढ़ेंगे, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के अधीन विनिमय दर का निर्धारण तथा क्रय शक्ति समता सिद्धांत के बारे में। तो आज हम यही पढ़ रहे हैं, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के अधीन विनिमय दर का निर्धारण तथा क्रय शक्ति समता सिद्धांत। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 18 की अवधि में स्वर्णमान समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत से देशों ने पत्र मुद्रामान अपना लिया, जिससे यह महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुआ कि अपरिवर्तनशील कागजी मान वाले देशों में विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। जब दो राष्ट्र अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा पर आधारित हों तो उनके मध्य विनिमय दर का निर्धारण उनकी आंतरिक जो क्रय शक्ति है उसके भागफल पर निर्भर करता है, जिसे क्रय शक्ति समता सिद्धांत कहते हैं। यदि एक राष्ट्र में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो उसकी विनिमय दर भी घट जाएगी। इस प्रकार विनिमय दर पर दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति की समानता जो है वो मतलब उस पर निर्भर करती है, और यह समता दर दोनों देशों के मूल्य स्तर के परिवर्तन के साथ घटती एवं बढ़ती रहती है। जब अल्पकाल होता है उसमें विनिमय दर में अनेक आर्थिक कारणों से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, परंतु दीर्घ काल में उसकी प्रवृत्ति क्रय शक्ति द्वारा ही सीमित हो जाती है। ऐसी उसमें प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप ही सीमित हो जाए। इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था जॉन व्हिटले ने। जॉन व्हीटले भी कह सकते हैं आप लोग। उन्होंने 1802 में अपनी पुस्तक रिमार्क्स ऑन करेंसी एंड कॉमर्स में इसका उल्लेख किया था, और 1810 में इसे विलियम ब्लैक द्वारा स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया गया। डेविड रिकार्डो ने भी इस सिद्धांत के बारे में अपनी विचारधारा रखी, परंतु वैज्ञानिक ढंग से इसका विवेचन करने का श्रेय स्टॉकहोम स्वीडन के अर्थशास्त्री गुस्ताव कैसल ने किया था, जिन्होंने 1922 में अपनी पुस्तक थी मनी एंड फॉरेन एक्सचेंज आफ्टर 1914, उसमें विनिमय दर को समझाने के लिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का जो शुरुआती जो सिद्धांत का जो कह सकते हैं कि जो पायनियरिंग वर्क है या पहल जिसने करी थी वो तो जॉन व्हीटले थे, लेकिन अगर इसका आप कहें कि अच्छा वैज्ञानिक ढंग से जो साइंटिफिक विवेचन था वो गुस्ताव कैसल ने किया था, और ये उन्होंने किया था उनकी पुस्तक थी जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी, और जो जॉन व्हीटले का है वो 1802 की बात है। तो ये हमें मोटे तौर पर याद रखना है, पर वैसे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि गुस्ताव कैसल और जॉन व्हीटले का दोनों का नाम समता क्रय शक्ति सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। सिद्धांत की जो परिभाषाएं हैं वो हम देखते हैं। क्रय शक्ति समता सिद्धांत की मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार कीन्स के द्वारा जो सबसे पहले दी गई वो ये थी, दो मुद्राओं के मध्य विदेशी विनिमय की दर उसी प्रकार परिवर्तित होती है जिस प्रकार की एक मुद्रा के मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय निर्देशांक दूसरे राष्ट्र के मूल्य के निर्देशांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। GDH कोल इकोनॉमिस्ट थे, उनके अनुसार राष्ट्रीय मुद्राओं का सापेक्षिक मूल्य विशेषकर जब वह स्वर्णमान अपनाए हुए न हो
दीर्घकाल में उनकी वस्तुओं एवं सेवाओं की क्रय शक्ति के रूप में निर्धारित होती है। ये दोनों ही परिभाषाएं मेरे इस पीपीटी में मैं आपको दूंगी, आप उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करिएगा। आज हम केवल इनको एक कॉन्सेप्चुअली कॉम्प्रिहेंड करने के लिए केवल एक हम टच अपॉन करके चलेंगे, उसके बाद में हम सारी चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे। गुस्ताव कैसल ने कहा कि दो मुद्राओं के मध्य विनिमय दर उन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। एमी टॉमस जो हैं उन्होंने कहा कि विनिमय दर उस बिंदु पर स्थिर होने की प्रवृत्ति रखती है जहां दो मुद्राओं की क्रय शक्ति समानता के रूप में व्यक्त की जाए, जिसे क्रय शक्ति के नाम से जानते हैं। इविट नाम के जो अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार किन्हीं दो देशों में क्रय शक्ति समता एक देश की मुद्रा का वह मात्रा है जिससे उतनी मुद्रा वाले किसी व्यक्ति को उतनी ही क्रय शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात उससे उतनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं जितनी कि दूसरे देश की निश्चित मुद्रा से खरीदी जा सकती है। अब इन परिभाषाओं से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो हम आपको बताते हैं कि अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा मान के अंतर्गत किसी देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य आवश्यक है और अंतिम रूप से उस देश की मुद्रा की विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। क्रय शक्ति समता निरपेक्ष स्वरूप एब्सोल्यूट वर्जन क्या है? क्रय शक्ति समता सिद्धांत का निरपेक्ष रूप यह स्पष्ट करता है कि दो देशों में विनिमय दर सामान्य रूप से उनकी आंतरिक क्रय शक्ति के अनुरूप होती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। माना पाकिस्तान में ए प्रतिनिधि वस्तुओं की कीमत 80 रुपये है तथा उतनी ही वस्तुओं की कीमत अमेरिका में $1 है। यदि विनिमय की दर चालू दर यानी करंट रेट 80 रुपये = $1 है तो निश्चित दी हुई वस्तुओं की कीमत किसी भी देश में उतनी ही होगी, अर्थात समान होगी एवं विनिमय दर क्रय शक्ति समता बिंदु पर होगी। इसको हम इस तरह से एक सूत्र के द्वारा भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। विनिमय दर = देश X में चलन की इकाई बटा देश Y में चलन की इकाई Y देश में आंतरिक क्रय शक्ति बटा X देश में आंतरिक क्रय शक्ति। उपरोक्त इस सूत्र में दाईं ओर आप देख सकते हैं का जो पक्ष है उसमें विदेशी विनिमय दर है, जहां Y देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा माना गया। निरपेक्ष स्वरूप के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर का निर्धारण घरेलू मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति के अनुपात द्वारा होता है। दो विभिन्न मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के अनुपात को ही क्रय शक्ति समता कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि जब व्यापार करने वाले देशों में मुद्रा की क्रय शक्ति समान रहती है तो उनमें विनिमय दर संतुलन में रहती है। क्रय शक्ति समता का निरपेक्ष स्वरूप इस मान्यता पर आधारित है कि विश्व में व्यापार के द्वारा प्रत्येक देश में वस्तुओं की कीमतों में समानता स्थापित हो जाती है। निरपेक्ष स्वरूप देखने में सरल लगता है, परंतु व्यवहारिक रूप में ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जटिल कह सकते हैं, क्योंकि यह आंतरिक मूल्यों के केवल निरपेक्ष स्तरों को मापता है तथा सापेक्ष मूल्यों की अवहेलना करता है। यह विदित है कि मुद्रा के मूल्य को केवल निरपेक्ष आधारों पर नहीं मापा जा सकता। यह भी स्पष्ट है कि दो देशों में जिन वस्तुओं का उत्पादन एवं क्रय किया जाता है उनके गुणों में भिन्नता भी रहती है। अतः दो देशों की वस्तुओं के मूल्यों में समानता स्थापित करना संभव नहीं है। इन दोषों को दूर करने के लिए गुस्ताव कैसल ने क्रय शक्ति समता के सापेक्षिक स्वरूप को प्रस्तुत किया। तो वो तो था निरपेक्ष स्वरूप और अब है सापेक्षिक स्वरूप गुस्ताव कैसल द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रय शक्ति समता का जो सापेक्षिक स्वरूप है वो संतुलन दृष्टिकोण से निरपेक्ष संतुलन दृष्टिकोण से भिन्न है। सापेक्षिक स्वरूप में विनिमय दर के परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए आंतरिक क्रय शक्ति के परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। सापेक्षिक स्वरूप स्पष्ट करता है कि विनिमय की संतुलन दर में होने वाले परिवर्तन दो देशों की मुद्राओं
की क्रय शक्ति के अनुपात में होने वाले परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होते हैं। परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए किसी पूर्व अवधि की दर को संतुलन दर मान लिया जाता है तथा फिर देशों की मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर संतुलन दर में होने वाले परिवर्तनों की गणना की जाती है। इस आधार पर विनिमय की नई संतुलन दर ज्ञात की जा सकती है। सापेक्षिक रूप में इस सिद्धांत का उद्देश्य जो है वो दो देशों के बीच साम्य दर का पता लगाना नहीं है, बल्कि पहले से निर्धारित साम्य दर से परिवर्तन की दिशा या मात्रा का पता लगाना है और इसे इस सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। विनिमय दर बराबर आधार वर्ष की विनिमय दर इंटू आधार वर्ष में देश का कीमत सूचकांक बटा चालू वर्ष में देश का कीमत सूचकांक। तो आधार वर्ष की विनिमय दर हम लेंगे, फिर आधार वर्ष में देश का कीमत सूचकांक लेंगे और आधार वर्ष चालू वर्ष में हम देश का कीमत सूचकांक लेंगे और इस आधार पर विनिमय दर निकालेंगे। उसको फिर हम गुणा करेंगे विदेशी कीमतों का सूचकांक चालू वर्ष में और विदेशी कीमतों का सूचकांक आधार वर्ष में अनुपात के रूप में। विदेशी कीमतों का सूचकांक चालू वर्ष में बटा विदेशी कीमतों का सूचकांक आधार वर्ष में। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। माना कि आधार वर्ष 2012 है और भारत और अमेरिका के बीच हम विनिमय दर ₹1 = 20 ले रहे हैं तथा दोनों देशों में कीमत का सूचकांक 100 है। अब चालू वर्ष 2013 में भारत में कीमतों का सूचकांक बढ़कर 400 हो जाता है तथा अमेरिका में सूचकांक बढ़कर 200 हो जाता है। तो नई विनिमय दर इस प्रकार होगी ₹1 = 20 इंटू 100/400 इंटू 200/100 = 20 सेंट इंटू 1/2 = ₹1 बराबर 10 सेंट। तो ये एक उदाहरण हमने आपके सामने, ये मेरे पीपीटी में है। आप एक बार पीपीटी के ज़रिए इसको एक बार आप लोग भी अपने हिसाब से इसको रीड करके देखिएगा और हम कल फिर से इसके एक एक पॉइंट को, एक एक परिभाषा को दोबारा पुनः समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। थैंक यू सो मच। अपन अब कल मिलते हैं।